आज की शाम का इंतजार कई दिनों से था और आज की शाम कोई आम शाम नहीं थी, बल्कि ये नसरी नज्म की एक मुमताज और नुमाइंदा और ट्रेंड सेटर शायरा, जी हाँ, मैं अजरा अब्बास का जिक्र कर रहा हूँ। आज ऑफिस में वक्त नहीं गुजर रहा था और कई दफा घड़ी मुझे रुकी हुई लगी। शाम 6 बजे अजरा बाजी की नसरी नज्म की नुमाइंदा तरीन नज्म नींद की मुसाफतें का अंग्रेजी तर्जुमे की किताब की लॉन्चिंग यानी तकरीब रुनुमाई थी। शाम 6 बजे तय थी। मैं मुकर्ररा वक्त से पहले ही आर्ट्स काउंसिल पहुंच गया। मेन दरवाजे पर अजरा अब्बास, डेजी और मोहम्मद से मिलकर बहुत खुशी हुई। अजरा बाजी बीमार और बूढ़ी लग रही थी। लाइब्रेरी अपनी आबोताब के साथ मेजबानों और मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। मेजबान जीनत हस्साम और शुरकाए गुफ्तगू में अजरा अब्बास और डेजी रॉकवेल अपनी निशिस्तों में विराजमान हो चुकी थी। महफिल का आगाज होने ही वाला था, मगर मैं उस अजरा अब्बास को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसके हाथों में सिगरेट और गुफ्तगू मर्दाना अंदाज में होती थी। मैं खुद एक बूढ़े शख्स में तब्दील हो चुका हूं। वक्त का पहिया रवां दवां है, तो ऐसे में अजरा अब्बास वक्त को कैसे शिकस्त दे सकती थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि महफिल का बाकायदा आगाज हो गया। जीनत साहिबा ने अजरा अब्बास और डेजी रॉकवेल का मुख्तसर और एक अच्छा तारुफ पेश किया। इस तारुफ के बाद नींद की मुसाफतें अजरा बाजी ने पढ़ना शुरू कर दी और उसके बाद डेजी ने उसका तर्जुमा पढ़ना था। अजरा बाजी ने माइक सही करते हुए अभी पढ़ना ही शुरू किया था। पानी पे चलते हुए पांव हमारे ही थे, सरसराते हुए लिबास और उनको छू लेने की ख्वाहिश में तुम। हमारे गुलाबी रंग क्या तुम्हारी उंगलियों की पोरों से लगे हैं, तुम्हें पता नहीं। तितलियां इन्हीं रंगों को तो ढूंढ रही हैं। नींद की मुसाफतें पढ़ने वाली अजरा अब्बास वो अजरा अब्बास नहीं थी जो मुझे आर्ट्स काउंसिल के मेन दरवाजे पर एक बूढ़ी और बीमार औरत के रूप में मिली थी, बल्कि अब मेरे सामने वो अजरा अब्बास थी जो अपनी नज्म नींद की मुसाफतें सुना रही थी। जब मैंने उन्हें अपने बचपन में अरीजाबाद, जिसका मकान नंबर 478/2 में पहली बार देखा था, और मैंने पहली बार किसी लड़की को मर्दों के बीचों बीच बैठकर शायरी सुनते और सुनाते हुए देखा, तो मैं कह रहा था कि आज वो अजरा अब्बास मेरे सामने थी जो कभी और किसी वक्त भी किसी मर्द को थप्पड़ मार सकती थी। वही आवाज में जोश, तरंग और जज्बा जो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और जिस तरह अजरा अब्बास ने अपनी नज्म को अपनी आवाज में हाज़रीन के सामने पेश किया, वो खुद एक तख्लीकी अमल है। उनके इस पढ़ने के अंदाज को देखते हुए मुझे कमर जमील साहब पापा का वो अंदाज याद आया कि जिस तरह वो अपनी नई ताजा वारिद गजल को हम लोगों को सुनाया करते थे। अजरा अब्बास ने किसी सवाल के जवाब में अपने मशहूर अफसाना गिरगिट का खेल का जिक्र बहुत दिलचस्पी और तफसील से किया। जिन दिनों अजरा बाजी ने यह अफसाना नया नया लिखा था, वो हमारे घर में कमर जमील साहब पापा को सुनाने आई थी, मगर पापा के पास कुछ और लोग बैठे थे, तो अजरा बाजी फ्लैट के अंदरूनी हिस्से में आकर उन्होंने मुझे अपना ये अफसाना सुनाया था। और जिस अंदाज में सुनाया था उसकी तरोताजगी आज भी महसूस कर रहा हूं। मुझे फिर अजरा अब्बास की आवाज अपने कानों में आ रही थी। खाली बिस्तरों पे रखे हुए तकिए उदास लड़कियों की तरह पड़े हैं। हवा के साथ शोर मचाती जिस्मों में उतरती मौसीकी, पानी लेने जाते हुए बादल, घरों को लौटते हुए लोग, आगे बहुत आगे
جہاں خوابوں کے بوجھ سے گردنیں جھکی جا رہی ہیں، سینوں میں ٹھنڈے پانی کی ندی بہ رہی ہے۔ یہ کیا عذرا باجی، آج آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے اسی جوش کا مظاہرہ کیا جس کا تقاضا تھا اور جس کی ضرورت تھی۔ حاضرین کو اب آپ کی آواز بالکل 40-50 سال پہلے والی عذرا عباس کی لگی تھی۔ حاضرین محفل آپ کے پڑھنے کے بعد تالیاں بجا کر آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، مگر میں آس پاس کئی لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور کئی لوگ مجھ سے اوجھل تھے۔ آج کی تقریب رونمائی میں بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی انور سن رائے کی، جو کہ ہمارے لیے انور بھائی ہیں، اور کاش شرکائے گفتگو میں انور بھائی بھی شامل ہوتے تو محفل کو 4 چاند لگ جاتے۔ جی ہاں، ایک اور شخصیت کی کمی بھی محسوس ہوئی، جو کہ عذرا باجی آپ کے استاد جی ہاں قمر جمیل صاحب، کہ کاش اس محفل کی صدارتی تقریر قمر جمیل صاحب اپنے مخصوص انداز میں کی ہوتی۔ حاضرین محفل میں بہت سے لوگ آپ کے دوست آصف فرخی کو بھی یاد کرتے رہے، اور ان محفل میں آنے والے بہت سے لوگوں میں ثروت حسین، جن کا ذکر آپ نے اپنے ایک سوال کے جواب میں کیا تھا، ان کے صاحبزادے سلمان ثروت کو دیکھ کر اور مل کر خوشی ہوئی۔ ان خوشیوں کو دوبالا فاطمہ حسن صاحبہ اور افضال احمد سید کی شام میں موجودگی سونے پہ سہاگا ثابت ہوئی۔ عذرا عباس، آپ نے جس خوبصورتی سے ایک طویل نثری نظم لکھ کر مخالفین کو ایک مؤثر جواب دے دیا تھا، میں اور نیند کی مسافتیں لکھ کر ہم سب کو حیران بلکہ اسی حیرت میں ڈال دیا کہ کس طرح اور کن مراحل میں یہ نظم تخلیق ہوئی ہے۔ آپ نے صحیح کہا ہے، یہ نظم میری ہمجولی تھی جو روز چپکے سے آ جاتی تھی اور مجھے بتاتی تھی آنے والی زندگی کیسے ہوگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے ڈرا دیتی تھی، لیکن وہ مجھے تیار بھی کر رہی تھی آنے والے دنوں کے لیے، جن کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، جن سے مجھے گزرنا تھا۔ جی ہاں عذرا باجی، آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس نظم کے تمام ٹکڑے ہوا کی اس لہر نے میرے حوالے کیے تھے، اور ڈیزی راکویل، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نیند کی مسافتوں کو اردو زبان سے اور آگے سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔